यहाँ पर पहुंचा, या फिर आपके ध्यान में कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो इसको आपको समझाने के लिए और मालूमात होने के लिए ही मैंने इसको बहुत ही लेट में लिया। जैसे कि चौथा चैप्टर होने के बाद पांचवा चैप्टर लेना था, तो मैंने डायरेक्ट छठा चैप्टर ले लिया। और उस वक्त मैंने बताया भी था कि मैंने एक को स्किप किया है। बराबर, सही है। यस सर। तो ये जो चैप्टर है ये महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर चैप्टर ही है, तो इतना चैप्टर है कि हमें कंफ्यूज करेगा। तो आज हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो फिलहाल में अभी समझ में भी आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, हाँ, कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं। ये सभी बातें अभी हमें समझ में भी आ रही हैं। तो उस हिसाब से मैंने जीन पियाजे को आज के इस टॉपिक के लिए चुना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इन तीन लोगों में से एक है जीन पियाजे, जो हमारे लिए सिर्फ सीडीपी में भी नहीं, कभी कभी लैंग्वेज में भी आ जाता है। तो ये जो दिया गया हुआ चैप्टर है इसको समझना भी इतना महत्वपूर्ण है। अब तक हमने देखा था कि बच्चे का विकास हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी, सोशलाइजेशन हो रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो फिर बीच में से पियाजे कहाँ से आए, या फिर ये उसी बात को रिलेटेड करता है कि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हो गया, जो हमने पीछे पिछले हम बहुत सारे लेक्चर में भी देखा कि जहाँ पे ग्रोथ भी हो रही है और डेवलपमेंट भी हो रहा है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ बच्चे की समझ क्या कर रही है, उसका ज्ञान कैसे हो रहा है, उसको समझ कैसे आ रही है। तो इस बारे में जीन पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी का इस्तेमाल किया कि बच्चे का ज्ञान, उसको ज्ञान किस तरह से होता है, जिसको हम बोध बोलते हैं, मराठी में बोधात्मक, उसे इसे हिंदी में संज्ञानात्मक कहा जाता है और अंग्रेजी में कॉग्निटिव कहा जाता है। तो ये बच्चे का कॉग्निकेशन, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होता है, हमें इसी चैप्टर में देखना है। और इसी चैप्टर में देखते वक्त जीन पियाजे ने क्या किया कि बच्चे को जो डेवलपमेंट हो रहा है, यानी बच्चा का संज्ञान हो रहा है, बच्चे को ज्ञान आ रहा है, वो किस हद से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके बारे में उन्हें अपने खुद के बच्चे पर उसमें एक्सपेरिमेंट किया। इसके बच्चे पर किया उसने एक्सपेरिमेंट, खुद के बच्चे पर किया। और वो जिस स्टेज से जा रहा है, जिस हद से जा रहा है, उस हद का ऑब्जर्वेशन कर कर उसको उसने बहुत सारे स्टेजेस में, यानी 4 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया है। और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आपको बताएगी कि बच्चे का संज्ञान किस तरह से होता है। और इसमें इस थ्योरी में कुछ नए वर्ड भी आएंगे। आपने एक वर्ड सुना होगा, अब तक आपने जो एक टेस्ट दी चुकी है, तो उनमें एक वर्ड भी आया होगा। देखो, स्कीमा कहीं पे सुना है कि आपने, आपने इतने सारे टेस्ट दिए हैं, उसमें स्कीमा ये वर्ड आया होगा, स्कीमा। ओ सर, आया आया था है सर, सर। आया था। यस, हाँ वो आया सर। स्कीमा है ना, वो इसी चैप्टर में हमें देखना है, जीन पियाजे के बारे में रिलेटेड है। बाकी के जो वर्ड्स हैं वो आगे के थ्योरी में है। तो आज सिर्फ हम एक ही थ्योरी पर फोकस करने वाले हैं, जिनका जो थ्योरी है वो जीन पियाजे की है। साथ में हम जो नॉलेज लेते हैं, मुझे बताओ, आपका जो बच्चा होता है 1.5 2 2.5 साल का, वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है क्या? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है पर 1.5 2 साल का बच्चा? नहीं सर। नहीं नहीं सर। थिंकिंग का मतलब क्या है? अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब अमूर्त विचारना, अमूर्त सोचना। एक मिनट, हाँ।
तो हर एक बच्चे का जो सोचना होता है वो अपने अपने उम्र के हिसाब से रहता है, बराबर। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी बच्चे का अमृत सोचना होता है। जैसे कि अ, जो कुछ कंसेप्ट होते हैं ऐसे छोटे छोटे जो दिखते नहीं है लेकिन उनको समझाना होता है। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जैसे कि विज्ञान हो या फिर गणित हो, सोशल स्टडीज है, इनमें भी ऐसे बहुत सारे संज्ञा होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते वक्त हम सामने नहीं दिखा सकते लेकिन बता सकते हैं। जैसे कि टाइम है, स्पीड है, ये हम दिखा सकते हैं क्या? दिखा सकते हैं क्या? ऐसे कोई बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट है, उनके बारे में दिक्कत है, बराबर। फिर बच्चों को समझाना कैसे है, उसको पढ़ना कैसे है, हाँ? तो बच्चा सोचता कैसे है, बच्चा जब एकाध संकल्पनाओं को, संज्ञा को समझता है तो उसमें डिफरेंस कब करने लगता है। डिफरेंस करने के बाद जो कुछ दिक्कत आती है अंडरस्टैंडिंग की, उसका विभेदीकरण करने की, उसका विकेंद्रीकरण करने की, मूल्यमापन हो, विश्लेषण हो या फिर संश्लेषण हो, ये बच्चा कौन सी स्टेज में कैसे और किस तरह से करता है, ये देखने के लिए ही जीन पियाजे ने बहुत कुछ यहाँ पर मैटर को अपनाए। तो वो जो कुछ संज्ञान है इसको हमें आज देखना है। तो ये जो जीन पियाजे हमें आपने जो टेस्ट दिए हैं इनमें बहुत सारे हैं। जीन पियाजे, कोलबर्ग एंड वागोत्स्की पर सिर्फ हमारे पास 30 टेस्ट हैं, 30, जो बहुत ही आपको पावरफुल बना देंगे। ऑलरेडी वो टेस्ट आपके अकाउंट में ऑलरेडी है, अभी है। बहुत जनों ने दिए होंगे, किसी को समझा नहीं होगा, हाँ? बहुत सारी दिक्कतें होंगी, लेकिन आज इसको हमको सॉल्व करना है। आज जब हम जिन पियाजे को कवर करेंगे तो जिन पियाजे के टेस्ट को देंगे। तो चलो हम देखेंगे ये जिन पियाजे है कौन, ये महाशय क्या कहना चाहते हैं, और इनके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उसको देखकर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और वो डेवलपमेंट के बारे में जीन पियाजे ने किस किस के बारे में क्या क्या कहा है। जो मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं ये हमने देखा है। कौन कौन से आयाम है याद है क्या आपको? मानव विकास एवं वृद्धि के कौन कौन से आयाम है, याद है क्या आपको? आयाम बताओ, एक दो आयाम बताओ। फिजिकल, कॉग्निटिव, हाँ सोशल, हाँ इमोशनल। हाँ। आपने सेकंड वाला क्या बताया? अभी नहीं तो बताया सेकंड वाला। कॉग्निटिव। वेरीनेस। और वो जो कॉग्निटिव है उसी पर इसने ये सिद्धांत को रखा है। अब देखो, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालकों में विभिन्न प्रकार के गुण, विशेषताएं पाई जाती हैं। हर एक स्टेज में, हर एक अवस्था में बालक विविध प्रकार के कुछ न कुछ गुण विशेषताएं दिखने मिलती है। तो इसका ही अध्ययन मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में किया है, और जो सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आए हैं, विकास की अवस्थाओं से संबंधित सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिकों में ये 3 मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण है जिनका आज हम स्टडी करने वाले हैं। उनमें से जीन पियाजे, कोहलबर्ग एंड वैगोत्स्की, इनका नाम बहुत ही आदरपूर्ण और बहुत ही पॉपुलर माना जाता है इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्षेत्रों में। तो यही देखना है हमें कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि जो सीटेट ने इनको महत्वपूर्ण महत्व दिया है। तो देखेंगे हम सबसे महत्वपूर्ण, ये है जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे, जिन्होंने जीन पियाजे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत, हाँ, जिसको हम थ्योरी बोलते हैं, वो दिया। इनको ठीक से देख लो, ये जीन पियाजे हैं, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। 2018 के पहले क्वेश्चन इस तरह से फेम होता था कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, वगैरह। तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1869 और मृत्यु 1980 में हुआ। इन्होंने संज्ञानात्मक इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत
रखा है, जिसको अंग्रेजी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है। बच्चे का विकास किस तरह से होता है, बच्चा किस तरह से सोचता है, बच्चे का कॉग्निकेशंस किस तरह से बढ़ते रहता है, इसके बारे में उन्होंने खुद के बच्चे पर क्या किया है, अध्ययन किया है। और खुद के बच्चे पर अध्ययन करने के बाद उन्होंने इस सिद्धांत को आपके सामने रखा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। और ये जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ये सिद्धांत विकास का है, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। ये बालक की जो बालक में जो बुद्धि का विकास होता है, जो ब्रेन डेवलपमेंट हम बोलते हैं, वो किस प्रकार होता है, बराबर। डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, बच्चा सोचता कैसे है, धीरे धीरे उसे अंडरस्टैंडिंग किस तरह से होती है, कॉग्निकेशन किस तरह से होता है, ये जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे को ही अपनी खोज का विषय बनाया। और उन्होंने बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जैसे जैसे वो बड़ा होते गया, वैसे वैसे उसकी मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वो उन्होंने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया। और बारीकी से अध्ययन करके बच्चे के बारे में उन्होंने 4 स्टेज करे किए, और उन 4 स्टेजों में इस सिद्धांत को उन्होंने रखा है, यानी बच्चा 4 स्टेज से गुजरता है। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण एक पॉपुलर मनोवैज्ञानिक है कि जिन्होंने इस संज्ञान का, इस थ्योरी का निर्माण किया। संज्ञानात्मक जो विकास होता है, इसका तात्पर्य जो है, संज्ञानात्मक विकास यानी क्या, तो बच्चा जो सीखता है या फिर सूचनाओं को एकत्रित करता है, उसके तरीके से है, यानी वो सोचता कैसे है और वो लर्निंग किस तरह से करता है। क्योंकि लर्निंग करने का और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मेन जो सेंटर है वो है ब्रेन, बराबर क्या। इंसान बुद्धि की वजह से ही आम लोगों से वो अलग है, या फिर इंसान एक प्राणी है और प्राणियों से वो अलग इसलिए है क्योंकि उसके पास बुद्धि है। यस और नो, रॉन्ग और राइट, Yes, sir. यस सर। Yes. बराबर ना। तो फिर वो बुद्धि के जरिए ही सीखता है ना, सही है गलत, बुद्धि के जरिए ही सीखता है। सही है सर। तो बुद्धि के जरिए अगर वो सीखता है, तो किस तरह से वो सीखता है, किस तरह से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उस तरीकों को जानने के लिए उन्होंने संज्ञान का यानी कॉग्निटिव का उन्होंने स्टडी की। अब ये जब ये संज्ञानात्मक विकास आता है, तो इसमें सबसे पहले अवधान में वृद्धि, यानी इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, देखो अवधान है, वृद्धि, प्रतीक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। कौन कौन शामिल है, तर्क, स्मरण शक्ति, चिंतन, चिंतन, भाषा, भाषा और प्रतीक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण। बराबर। ये 5 जो व्याख्या है ये महत्वपूर्ण है, और इसी पर हमारा आज का संज्ञानात्मक का जो सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण से तय होता है। पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बच्चे में जो बुद्धि का विकास है उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ब्रेन जो आता है वो वंश से है, बराबर, यानी जन्म के साथ जुड़ा होता है। ये कई बातों को उन्होंने दोहराया, जैसे कि बुद्धि का विकास जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। फिर उन्होंने कहा प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां लेकर पैदा होता है, बहुत सारे जन्मजात प्रवृत्तियां लेकर पैदा होता है। यस और नो, जन्मजात प्रवृत्तियां आपको पता है, जन्मजात प्रवृत्तियां आपको पता है क्या, यस और नो, मैं आपको एक बता दूंगा। हाँ, Yes, sir. जैसे कि जन्मजात लगने प्रवृत्ति, पर बच्चा रोता है। हाँ हाँ हाँ, और ये जन्मजात है। जैसे कि देखो कुछ चीजें हमें उसे सिखाना नहीं पड़ती, वो सीख कर आता है खुद। जैसे कि देखो यहाँ पर जन्मजात प्रवृत्तियां होती है, जैसे कि चूसना है, किसी को देखना है, वस्तुओं को पकड़ना है, वस्तुओं तक पहुंचना है, हाँ, रोना है। वो बड़ा बड़ा होता है,
उन उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा भी बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनना चला जाता है या फिर बुद्धिमान बनना सीखता है। और ये जो सब कुछ है ये ब्रेन पर है। और एक बात बताता हूँ, जन्मजात प्रवृत्तियां भी होती है। जब हम सांप को देखते हैं तो क्या करते हैं? सांप को देखने के बाद डर जाते हैं। क्या करते हैं? बराबर है, डर जाते हैं। डर जाते हैं। डरना क्या है? डरना क्या है? एक जन्मजात। प्रवृत्ति है और वो जन्मजात है। देखना, हाँ, जैसे का अंधेरे का वक्त है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है और आपका पैर अगर किसी डोरी पर भी पड़ गया तो आप क्या हाँ। समझते हैं? क्या समझते हैं? सांप है। सांप है, कुछ कुछ क्या तो है? है। करेक्ट। और फिर आप डर जाते हैं, बराबर। तो हाँ ये सर। प्रवृत्तियां हैं। अगर आपने सुबह 10, 11, 12 बजे सूरज की ओर देख लिया, सूरज मालूम है ना, सूरज किसी लड़के का हाँ। नहीं है, सूरज किसी का है। हाँ सर, हाँ, पता है। वो सूरज की ओर देख लिया, क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? वाइट। आप देख नहीं पाएंगे ना। देख पाएंगे? नहीं देख नहीं, पाएंगे, क्योंकि नहीं देख आपकी पाए। जो पलकें हैं आंखों के ऊपर की वो लपक जाएंगी और आप उसको देख नहीं पाएंगे। यानी ये सहज प्रवृत्ति है, किसी तेज रोशनी को देखने के बाद हमारी आंखें पलक जाती है, बराबर। किसी चीज को हाँ देखने के सर। बाद डर जाते हैं। ऐसे ये सहज प्रवृत्तियां हैं। ये क्या है? सहज प्रवृत्तियां हैं जो इंसान लेकर पैदा होता है, उसको ज्यादातर सिखाना नहीं होता। अब ये जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, इनमें भी डिपेंड होता है कि कुछ अलग अलग मौसम में अलग अलग इन्वायरमेंट में वो चेंज हो जाती है। जैसे कि सांप को देखकर हम डर रहे हैं, बराबर। लेकिन एक सपेरे का बच्चा सांप को देखकर डरेगा क्या? नहीं। 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 क्यों? क्यों नहीं डरेगा? आपका आंसर तो बराबर है, पर लेकिन क्यों नहीं डरेगा? जन्मजात प्रवृत्ति है सर। वो हाँ, हमेशा देखते रहते, मतलब उनके। बचपन से देखते रहता हूँ। बचपन से देखते रहता है, उसको पता होता है ये सांप होता है, ज्यादातर नहीं काटेगा। काटेगा तो वो उसे जहरीला नहीं होता है, क्योंकि वो अब्बू ने उसके दांत को निकाला होता है, बराबर ना। तो उसका डर मर गया होता है। तो ये जन्मजात प्रवृत्तियां होती है, उन पर इन्होंने क्या किया? स्टडी किया, स्टडी का दायरा बनाया और बच्चा सोचता कैसा है, समझता कैसे है, कौन सी प्रवृत्ति लेकर पैदा होता है, इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया। बच्चे में वातावरण के साथ सामंजस्य प्रस्थापित करने की बेहतरीन क्षमता होती है। ये सामंजस्य यानी समायोजन यानी एडजस्टमेंट, बराबर। हर एक बच्चा अपने एटमॉस्फेयर में खुद को ढालता है। यस और नो? अब देखो, आपका ही कहना था कि सर ऑनलाइन मेरे को समझ में नहीं आता है, ऑफलाइन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन वक्त के बदलते साथ साथ हम ऑनलाइन में भी आ गए। अब ऑनलाइन में ही उतना अच्छा समझ रहा है जितना ऑफलाइन से बेटर है। तो हमने खुद को ढाल लिया कि नहीं उसी वातावरण से? आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। ऑफलाइन ऑनलाइन करते बैठेंगे तो कैसे हो जाएगा बोलकर आपने ऑनलाइन को ही चूज किया। तो आपने खुद को ढाला कि नहीं डाला? यस और नो? चले यस गए सर। क्या? चले गए? यस हाँ, सर। हाँ सर। हाँ। तो हम जिस तरह से डालते हैं, बच्चा भी उसी तरह खुद को अपने हर एक वातावरण से घुल मिलाकर लेने की क्षमता को प्राप्त करता है। जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है फर्स्ट टाइम तो रो पड़ता है, एटमोस्फियर यहाँ के वातावरण से घुल मिल जाता है और खुद को उसी तरह से ढालने लगता है कि नहीं? जब वो माँ के गर्भ में होता है वहां का एटमोस्फियर और फिर वो जो डिलीवर होता है तो बाहर का एटमोस्फियर, इसमें खुद को ढालता है कि रोते बैठता है, नहीं नहीं मुझे वही चाहिए, रोता है क्या? नहीं। तो नहीं ये डालता है। क्या है? ये बहुत बेहतरीन क्षमता हमारे बालकों में होती है जो एडजस्टमेंट करके लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हर एक बच्चे के पास कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज होता है, जिसको हम ओल्ड नॉलेज बोलते हैं, पूर्व ज्ञान बोलते हैं, बराबर। अब किसी भी चीज के बारे में बच्चों को थोड़ा थोड़ा भी कुछ होना, वो नॉलेज होता ही है जो पूर्व ज्ञान कहलाता है। ये पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान जब जोड़ते हैं, यही जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं।
क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी चीज को पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाओ या फिर विज्ञान पढ़ाओ या फिर ज्योग्राफी पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, तो पढ़ाने के पहले आप बच्चों का पूर्व ज्ञान है कि नहीं देखते हैं कि नहीं? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते देखते हैं। देखते हैं सर। हाउ टू चेक? किस तरह से चेक करते हैं आप उसका ज्ञान? क्वेश्चंस पूछकर हाँ, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछकर। रिलेटेड क्वेश्चन पूछकर सर। आपने क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन पूछ कर क्या करते हैं आप? पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर आगे का कुछ बताने की कोशिश करते हैं। और ये जो प्रक्रियाकरण है, ये जो पुराना ज्ञान है उसको जो नए ज्ञान से जोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण। क्या कहते हैं उसको? आत्मसातीकरण। इसको लिख कर ले लो, यहाँ पर आपके एक नोटबुक में इसका एक लाइन लिख कर ले लो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको आप लिख कर ले लो। अब देखो, आपने क्या किया? जो पुराना ज्ञान है उसको नए ज्ञान से जोड़ा और उसको आत्मसातीकरण इस प्रक्रिया को कहा। अब देखो, आपको मैंने पहले ही पूछा था स्कीमा के बारे में। जब बालक अपना पुराना ज्ञान, जिसको स्कीमा कहते हैं, अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है, तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है, यानी एडजस्टमेंट। बराबर। अब समायोजन या फिर एडजस्टमेंट हम कब करते हैं? तो अपना जो पुराना ज्ञान और वो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते वक्त कई दिक्कत आती है, फिर उसको हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करके लेते हैं। अब स्कीमा को हम और आगे जाकर और थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन यहाँ उसके अंडरलाइन के लिए महत्व नहीं है। स्कीमा की अलग एक व्याख्या है और स्कीमा का मतलब होता है पूर्व ज्ञान। स्कीमा का मतलब होता है पूर्व ज्ञान। आपका जो स्कीमा है, यानी आपका जो पूर्व ज्ञान है, उसे कोई स्कीमा कहा जाता है। और आगे भी देखेंगे हम, अभी मैंने उसको क्लियर कर दिया। और जब इस ज्ञान को हम नए ज्ञान से परिवर्तन करते हैं, करना शुरू भी करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम समायोजन कहते हैं। हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के एक भाग है। हम जो भी सोचते हैं, तर्क करते हैं, हाँ, ये प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल है। और ये अनुकूलन के भाग होते हैं जिससे हम खुद को ढालने की और तैयार करने की कोशिश में रहते हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम से होता है। इसका एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस से चलते रहता है। जैसे कि जो पैदा हुआ बच्चा होता है या फिर 2 साल का बच्चा होता है, उसको हम सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल पढ़ा सकते क्या? उसको समझ में आएगा क्या? नहीं, क्यों? वाई? छोटा है वो। क्यों नहीं आएगा? उसकी बुद्धि उतनी डेवलप नहीं रहती सर। वो छोटा है बोलकर समझ में नहीं आएगा, नहीं तो उसका जो डेवलपमेंट है ब्रेन का, वो उतना नहीं हुआ होता है जितना उसे उस कंसेप्ट को समझने के लिए चाहिए। तो ये जो संज्ञान है, ये संज्ञान का एक सीक्वेंस रहता है, वो हर अवस्थाओं में चेंज होते रहता है। और वो जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे संज्ञान डेवलप होने जाता है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था यानी अनुकरण, जिसको हम इमिटेशंस बोलते हैं, बच्चा इमिटेशन से सीखता है। स्मृति यानी मेमोरी में वो क्या करता है? मेमोरी का इस्तेमाल, 2 टाइप ऑफ मेमोरी, एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। आप बता सकते हैं अपने जीवन में, अब आप 40, 45, 50, 60 साल के होंगे, तो आपको जब से पैदा हुए हैं और तब से लेकर आज तक का पूरा लाइन टू लाइन याद है क्या? टाइम टू टाइम याद है क्या सब कुछ? नहीं सर। वाई? क्यों नहीं याद है? क्यों याद नहीं है? सर जो इम्पोर्टेंट रहता है वही हमारा ब्रेन मतलब मेमोरी में रखता है, जो हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगता उसको तो वो हमारे मेमोरी से गायब हो जाता। गायब हो जाता है। गायब का मतलब वो थोड़ी ऋतिक रोशन का मूवी है, मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने डिलीट। का मैं किधर चला। बराबर है।
क्वेश्चंस को मैं इतना उसको घुमा रहा हूँ कि आपकी बत्ती जल जाए। मैं क्वेश्चन इसलिए ज्यादा पूछ रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि स्मृति क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी से कब हट जाता है, कब याद रहता है, ये महत्वपूर्ण है। हम जब पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक की सभी बातें याद नहीं है। मान लो याद रहती तो आज हमारा हल क्या होता, याद रहती तो आज हमारा हल क्या रहता। तो हमारा जो फोन मेमोरी है ना, उसी तरह हाल रहता, नॉट स्पेस, है कि नहीं। अब स्टोर करने के लिए हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है, बराबर। तो हमारा जो ब्रेन है ये ऑटोमेटिकली अननेसेसरी नहीं लगने वाले चीजों को डिलीट करता है। जिन चीजों को तुम्हें याद करने की जरूरत है, जो चीज तुम्हें लगने वाली है और तुम कभी बार उसको याद करते हो या फिर दोहराते हो, वही चीज याद रहती है, बराबर। और इंसान के पूरे जिंदगी में वही चीज याद रहती है जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं। टू टाइप ऑफ मेमोरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी उतनी ही कालावधि के लिए जिसकी जरूरत है उतना। जैसे कि आज तुम सीटेट का पढ़ रहे हो, सीटेट का पढ़ने के बाद, एग्जाम देने के बाद, क्वालिफाई हो जाने के बाद, क्या ये जो तुमने पढ़ा है वो याद रहेगा? याद रहेगा? क्या लगता है नहीं, आपको? हाँ, नहीं, नहीं, नहीं नहीं। रहेगा। वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। क्योंकि उसकी जितनी जरूरत थी, जितनी अवधि के लिए जरूरत थी, उतने तक ही वो याद रहेगा, उसके बाद याद नहीं रहेगा। हमने पहली कक्षा पढ़ा, दूसरी कक्षा पढ़ा, 10वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा, जिस टाइम में उसको पढ़ा उसी वक्त याद रहा। जैसे कि समर डे आए, हमने जो कुछ पढ़ाई साल भर में की वो डिलीट हो गई। आज हमें वो कुछ याद नहीं है जो हमने पहले पढ़ा था। यस और नो, बराबर है कि नहीं? यस सर। हाँ, यानी हमें वही चीज याद है। अब देखो, हमें कौन सी चीज याद रहती है और कौन सी चीज लॉन्ग टर्म में जाती है, ये मैं तुम्हें थोड़े कम समय में बता देता हूँ। आपको याद है, आपको याद है वो स्कूल का पहला दिन, वाह, जब आपको पीटा गया था, कूटा गया था, या फिर आपको बहुत ही मोटा के लिए गया। प्यार से, शिद्दत से, हाँ, आपका वेलकम किया गया था। अरे हमारे वक्त तो वेलकम होता ही नहीं था, कूटना, पीटना, मारना, ये तो हमारे लिए चलता ही था। ये हमारे लिए भेंट वस्तु थी। ये सर नो, यस यस। सर, यस। याद है क्या? देखो वो पल, पहले दिन स्कूल का याद है क्या? याद है क्या? जी सर, देखो, याद है मेरे। वो तुम्हारी दूसरी कक्षा की टीचर याद आती है क्या, जो तुम्हें बहुत ही हाँ सर। करती थी, बहुत ही मीठी? आती है सर। देखो, किसी को वो याद है क्या जो गणित का टीचर था, इतना कूटता था, इतना कूटता था, कूट कूट के भरता ही बना दिया साले? याद है क्या? याद है। देखो, वो लम्हे याद है क्या जब तुमने किसी किसी की ओर उसी नजरों से देखा था, और उसी नजरों से देखने के बाद उसने तुम्हारी ओर स्माइल किया था? देखो, याद है क्या? अब आवाज ही नहीं आएगी, सिर्फ याद है क्या? देखो, आवाज नहीं आई। अब देखो, हम छोटे थे ना, किसी को भी देखते थे, पापा को देखते थे, मम्मी को देखते थे, चाचा चाची को देखते थे। नजर बदलो, नजरिया बदलो, नजर बदल जाएगा, देश सुधर जाएगा। अब देखो, वो पल भी याद करो जब तुम बहुत खुश थे, तुमने स्कूल का किसी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और कुछ ट्रॉफी लेकर आए थे। याद है क्या? देखो, हाँ सर, मेरे को याद है। यस। एक स्पोर्ट्स में थी जब। एक दिन ऐसा आया, तुम बहुत कूटा गया, जिसमें तुम्हारी गलती भी नहीं थी, और तुम रो पड़े थे। याद है क्या ऐसा लम्हा? याद है सर। बहुत बड़ा एक्सीडेंट आपने देखा था, याद है? कभी कभार आपने आपकी लाइफ में एक एक्सीडेंट देखा होगा, याद है? हम्म। वाह। अब एनालिसिस करो, अब एनालिसिस करो। मैंने दो चीजों को दोहराया था, एक है प्यार, मोहब्बत, इज्जत, शोहरत।
दूसरा है पीटना, कूटना, बदनामी करना, मारहान करना, हाँ, अपमानित करना, यानी हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। जितना दर्द, जितना स्नेह, जितना प्यार ज्यादा, उतना वो लॉन्ग टर्म में जाने की गारंटी ज्यादा। वही बात जाती है लॉन्ग टर्म में जिससे कुछ अटैचमेंट रहती है, इमोशनल, वही याद रहता है। बाकी के दिन तो यूं ही थे, न कभी याद थे, न कभी याद आएंगे। ये सर ना, तो ये मेमोरी जो रहती है, ये मेमोरी उन्हीं लोगों को, उन्हीं लम्हों को याद करती है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट हो। वो पढ़ाने वाला टीचर याद है क्या जिसने साइन कॉस थीटा पढ़ाया था? याद ही हाँ सर। हाँ, टीचर याद है, लेकिन उसने क्या पढ़ाया था आज भी याद नहीं है। लाइफ में सभी कोण देखे हमने, सभी कोण देखे, त्रिकोण देखे, लघु कोण देखा, षटकोण देखा, अमुक कोण देखा, लेकिन एक कोण नहीं देखा, इसका नाम था दृष्टिकोण। ऐसे कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन तभी ही हमारा दृष्टिकोण को ब्रॉड करने का काम उन्हीं टीचरों ने किया है, ये हमें पता नहीं है। वक्त के साथ साथ इन चीजें बदलती हैं। तो मेमोरी में क्या जाता है, हम अनुकरण कैसे करते हैं, इन सभी का जो संबंध है, ये मेंटल प्रोसेस पे निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है? मेंटल प्रोसेस, बराबर। अब ये जो बातें हैं ये मेंटल प्रोसेस की हैं, और इसी पर काम किया है हमारे जीन पियाजे ने। और उसका मानना यह है कि सीखने का अर्थ ज्ञान का निर्माण करना है, क्रिएट अ नॉलेज। लर्निंग का मतलब क्या है? ज्ञान का निर्माण करना। बालक आत्मसातीकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के मध्य एक संतुलन को प्रस्थापित करता है, उसे हम साम्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साम्यावरण। आत्मसातीकरण करने को हमने किसे कहा? आत्मसातीकरण किसको कहा? हमने सीखा कि नहीं? हमने वो आत्मसातीकरण कहा। यहाँ पर देखा, देखो आज किसको कहेंगे आत्मसातीकरण? जो नॉलेज, जिस नई पूर्व नॉलेज ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को को क्या कहते हैं? हम उसको आत्मसातीकरण। आत्मसातकरण, समायोजन किसको कहते हैं? समायोजन मतलब एडजस्टमेंट। किसको कहते हैं? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट को कहते हैं। वाओ, जो हम जिसको खुद को ढाल लेते हैं उसी वातावरण को, उसे हम क्या बोलते हैं? समायोजन। ये प्रक्रिया जो होती है, आत्मसातीकरण हो या फिर समायोजन, इसके मध्य जो कुछ संतुलन प्रस्थापित होता है उसको साम्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्यावरण कहते हैं कि साम्य है ना उसमें, इसलिए उसे साम्यावरण कहा जाता है। एक बार फिर से बताइए सर साम्यावरण की डेफिनेशन। साम्यावरण जो है, बालक पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है, उसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं। हाँ। एडजस्टमेंट हम उसको कहते हैं जब हम खुद को आने वाले हर एक स्थिति को एडजस्ट कर लेते हैं, उसको हम समायोजन करते हैं। आत्मसातीकरण और समायोजन, इनकी जो प्रक्रिया है, इसके मध्य एक संतुलन हम प्रस्थापित करते हैं, स्थापित करते हैं, उसको साम्यावरण कहा जाता है। ओके सर। कहा जाता है साम्यावरण। क्योंकि हमने साम्य किया, सिमिलर सिमिलर, हाँ, और सिमिलर करने की वजह से उसको साम्यावरण कहा जाता है। और ये आपको कुछ क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। तो अब है महत्वपूर्ण, इन्होंने इन महत्वपूर्ण संज्ञाओं का निर्माण किया। ये संज्ञा है, ये हमें समझ में आनी चाहिए। पहला है विकेंद्रीकरण, किसी भी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। किसी भी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीका, जो वस्तु होती है असल में उसके बारे में हम सोचते हैं, वो सोचने की जो क्षमता होती है उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। बराबर। मैंने आपको अभी आम दिखाया और कहा कि ये आम है, ये आम है, तो आप किसके बारे में सोचेंगे? आम बोले तो आम के बारे में। यस। तो आपने क्या किया? विकेंद्रीकरण किया। आपने बराबर उसी के बारे में सोचा, मैंने आम कहा, लेकिन कब? जब आपने उसको आम को देखा है, आम को खाया हो या आम को छुआ हो, तभी हम उस आम के बारे में
बगैर देखे भी सोच सकते हैं। यस और नो? बगैर देखे भी सोच सकते हैं। अब यस ऐसा है सर। क्या, किसी चीज को आपने नहीं देखा है और उस चीज के बारे में आप सोच सकते हैं क्या? नहीं सर। हाँ, नहीं। उसी चीज के बारे में हम सोच सकते हैं जिस चीज को हमने देखा है, जिस चीज को महसूस किया है। वो वस्तु वास्तव में है, वस्तुनिष्ठ है। उस तरीके से जब हम सोचते हैं तो उसी को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। दूसरा है संरक्षण। बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के तत्व, रंग और रूप में परिवर्तन से अलग अलग करने की क्षमता को संरक्षण कहा जाता है। आम कैसा है, खट्टा है कि मीठा है? मीठा है। वाह, आम मीठा है। अब मुझे बताओ, आम जैसा मीठा है वैसी मीठी चीजों वाले फलों का नाम बता सकते हैं? बता सकते हैं? सफरचंद। हाँ मीठे, सफरचंद। मीठा, मीठा आम जैसा मीठा है वैसे। आम जैसा मीठा तो आम जैसे मीठा कौन हो सकता है? वाह, कोई नहीं है। कोई नहीं है, वो अकेला ही है। मीठा बोलो फिर। अब सिर्फ मीठा बोलो। मीठा। चीकू। मीठा। चीकू। वाह, चीकू। चीकू किसका नाम है कि फल का नाम है? फल का। फल को और नाम का भी है। हाँ, और चीकू हुआ, और सिर्फ चीकू ही है? अनार। फनस मीठा होता है। पपाया। 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 पपाया, बराबर। तरबूज सर। यस, तरबूज। वाह, तरबूज है, खरबूज है, वाटरमेलन। वाटरमेलन है। वाह, सीताफल। सीताफल। सीताफल है। वाह, देखो कितने अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं फल के। वाह। अमरूद। हाँ, करेला है क्या, करेला? नहीं सर। क्यों? नहीं। क्यों करेला क्यों नहीं है? बहुत कड़वी। वाह, बहुत कड़वा होता है। कड़वा है सर। क्या? कड़वा। इमली है क्या, इमली? इमली नहीं सर नहीं। क्यों क्यों नहीं सर। क्यों? खट्टी खट्टी रहती है वो। खट्टी मीठी है। खट्टी मीठी है। देखो, अब तुमने क्या किया, वस्तुओं को समझा। हाँ। कैसे समझा? उसके रंग से, उसके रूप से, उसकी टेस्ट टेस्ट से। समझा। और तुमने क्या किया, उसका बाइफिकेशन किया। ये कौन से कैटेगरी में आता है, ये कौन से कैटेगरी में। मीठे की कैटेगरी में कौन आएगा, कड़वी की कैटेगरी में कौन आएगा, और खट्टे की कैटेगरी में कौन आएगा। और ये जो क्षमता है ये ऐसे अलग अलग करने की, उसी क्षमता को जीन पियाजे ने संरक्षण कहा। क्या कहा? संरक्षण कहा। संरक्षण। आया समझ में? बहुत ही जी आसान सर। तरीके से आपको समझाया। समझ में आया? हाँ सर। जी। अब है संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव। किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को उसकी संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। मानसिक संगठन यानी मेंटल प्रोसेस में जो कुछ अलग अलग चीजें हैं, बहुत बहुत चीजें होती है। इसी संरचना के आधार पर ही बड़ी आयु वर्ग का बालक छोटी आयु वर्ग के बालक से भिन्न होता है। अब मानसिक यानी मेंटल प्रोसेस में कौन कौन आता है? मेंटल में कौन कौन है? क्या तू मेंटल है? तुझे दिमाग है कि नहीं है? हम ऐसे बात करते हैं ना, तो ये बात करने के हाँ। पीछे क्या होता है, लॉजिक क्या होता है? कौन कौन होता है? सोचना होता है, तर्क होता है, कल्पनाएं होती हैं, बोध होता है, अबोध होता है कि नहीं? ये मेंटल में आती कि नहीं? मेंटल प्रोसेस, मानसिक क्षमता। और ये जिस तरह एकत्र रखते हैं उसको हम संगठन कहते हैं, बराबर। और इसी संगठन के जरिए हम ज्ञान का एक स्ट्रक्चर करते हैं। अब ज्ञान का स्ट्रक्चर कैसे होता है पता है कि नहीं आपको? हर एक ज्ञान के बारे में, हर एक शब्दों के बारे में कुछ ना कुछ संज्ञा होती है। और वो संज्ञा हम अपने ब्रेन के जरिए, हम हमारे मेंटल प्रोसेस के जरिए उसे इकट्ठा करते हैं। जैसे, हाँ बताओ कौन बोल रहा था? जैसे कि देखो अब कैसे होता है। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने इसके पहले उत्तर दिया, एक एक भाग भी दिया था, यही उदाहरण दिया था कुत्ते का, याद है कि? देखो, कुत्ता, कुत्ता किसको कहेंगे? कुत्ता एक संज्ञा है, कंसेप्ट है कि नहीं? कुत्ता एक कंसेप्ट है। कुत्ता हम किसको बोलते हैं क्या? कुत्ता हम किसको कहेंगे क्या?
हाँ, हम हमें जब गुस्सा आता है तो किसी को हम बोलते हैं कुत्ता है क्या तू, या फिर कुत्ता वगैरह हो गया, वो कुत्ता हो जाता है कि नहीं। तो कुत्ते की एक कुछ गुण वैशिष्ट्य है, क्या लगता है आपको, है कि नहीं है? कुत्ते की एक गुण वैशिष्ट्य है, यस और नो? ये क्या है, क्या गुण वैशिष्ट्य है? अगर कोई एक बच्चा काट दिया तो हम उसको बोलते तो कुत्ता है क्या करके। अरे कुत्ते की गुण वैशिष्ट्य पूछा है, बच्चे की नहीं। जैसे कि भौंकना, जीभ बार 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 बाहर निकलना। काटना। हाँ। करेक्ट। जिसको 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं जो लंबे होते हैं, बार बार उसको झटकता पटकता है, एक जुबान होती है, बार बार बाहर निकलता है, करता है ना, घूमता है भो 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 करके, है ना। जिसको अभी पूंछ सर। होती है, बहुत ही टेढ़ी होती है, हाँ। वो अलग अलग कलर का होता है, जिसके कभी लंबे बाल होते हैं, कम वाले बाल होते हैं, कभी कभी बाल भी नहीं होते, पूंछ होती हाँ। है, टेढ़ी होती है, कभी कभी बगैर पूंछ का भी कुत्ता होता पूछ भी नहीं होती। है, या जो भौंकता है। इन सभी गुण वैशिष्ट्यों को जिसको मिला के कहते हैं, उसको कहेंगे कुत्ता। इस संज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए तुम्हारे पास कुछ स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ? तुमने किस किस चीज को कुत्ता कहा? तुम कभी भैंस को देखकर तुम कुत्ता कहोगे भैंस को? नहीं नहीं। सर। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि भैंस की गुण वैशिष्ट्य अलग है तुम्हारे दिमाग में, जो काली होती है, 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, पूंछ होती है, और जो दूध देती है उसको ही हम हाँ। भैंस कहते हैं, वो कुत्ता थोड़ी है। तो तुम्हारे दिमाग में ऐसी हर एक चीज की संरचना बनती है, कंस्ट्रक्ट बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, और उसी आधार पर हम क्या करते हैं, सोचते हैं। मेरे सोचने में, तुम्हारे सोचने में कुछ अंतर है कि नहीं है? अंतर है कि नहीं है, यस और नो? है सर। यस। तुम्हारे सोचने में और तुम्हारे खुद के छोटे बच्चे में, इनके सोचने में कुछ फर्क है कि नहीं है? है सर। तुम्हारे में या फिर तुम्हारे बच्चे में और उससे छोटे वाले आयु के बच्चे में कुछ फर्क है कि नहीं है? हाँ सर। वो जो फर्क दिख कर आता है, वो इसी स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि हर एक का संज्ञानात्मक संरचना, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। पहली के बच्चे को वर्तुल यानी सर्कल की कंसेप्ट पता होती है क्या? नहीं। नहीं, पता नहीं होती। कब पता हो जाएगी उसको? कब पता हो जाएगी? जब वो 5वीं कक्षा में। 5वीं कक्षा में आएगा तब। यस। इसीलिए छोटे आयु का बच्चा बड़े आयु के बच्चे से भिन्न होता है, और जब वो वहां चला जाता है तो उसके में जो कुछ नॉलेज है वो आ जाता है। तो यही है संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर, जो नॉलेज धीरे 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 आ जाता है, हर एक स्टेज में अलग अलग नॉलेज आ जाता है। मेंटल ऑपरेशनल जो है, जिसको हम मानसिक संक्रिया बोलते हैं, जब कोई बालक किसी भी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है, चिंतन करना है ना, किसी भी समस्या विचार। के बारे में, हाँ, सोचना। सोचना। सोचना, वाह शाबाश। हाँ, सोचना, विचार। सोचना, विचार करना, हाँ। विचार करना। और सोचना, जो चिंतन में और सोचने में फर्क ये है कि हम सोचते, खाली सोचते हैं, चिंतन में पॉजिटिव निगेटिव दोनों बाजुओं का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर आप गहन चर्चा करते हैं, उसको चिंतन कहा जाता है। और तो वह मानसिक संक्रिया की अवस्था में होता है, और ये जो चिंतन होता है, ये मेंटल प्रोसेस की संक्रिया की अवस्था में होता है, जब तुम्हें ज्ञान होता है। पियाजे के अनुसार मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है, चिंतन का एक प्रमुख साधन है, मेंटल। अब देखो, हम किसी भी चीज को तभी सोचेंगे जब हमें दोनों बाजुओं, दोनों चीज को हमने देखा, सुना, पढ़ा हो, अंडरस्टैंडिंग किया हो, तभी हम चिंतन कर सकते हैं, बराबर। बाकी के बारे में चिंतन कर सकते हैं नहीं। जैसे कि अगर सुबह में सास ससुर का झगड़ा हो गया है, सास ससुर का हुआ हो या सास बहू का हुआ हो, तो फिर बहू जो चिंतन करेगी, इसकी गलती थी, मेरी गलती नहीं रहने के बावजूद भी मेरे को सासू ने डांटा, वगैरह वगैरह। तो ये चिंतन जो चल रहा है, मेंटल प्रोसेस, तो आपने सभी हिस्सों को, ये तब ये जो चिंतन कर रहे हैं, तब आप ये मानसिक संक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं, और उसी से ये चिंतन आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने वो एटमोस्फेयर को देखा था, उसे महसूस किया था,
और फिर उसके बारे में अब क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। अब आता है स्कीमा। क्या आता है, स्कीमा। ये आपके लिए क्या है, आईएमपी है। बाकी की कुछ चीज है या नहीं है, लेकिन स्कीमा इज इम्पोर्टेंट। अब स्कीमा का संबंध किससे है? ये जो मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जाता है। और सीधे भाषा में कहूंगा तो जो पूर्वीज नॉलेज होता है, जिसको हम पूर्व ज्ञान बोलते हैं, पूर्व ज्ञान को स्कीमा कहा जाता है। पूर्व ज्ञान को क्या कहा जाता है, स्कीमा। स्कीमा नहीं, स्कीमा। हाँ स्कीमा। क्या खीमा याद आ जाएगा आपको, खीमा नहीं। खीमा, हाँ खीमा बहुत जनों लोगों के लगे सामने खीमा भी आया होगा, वाह सर ने खीमा बताया। वो वाला खीमा नहीं, स्कीमा। हाँ आप जाओ आगे मैं, जी सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है सर। हाँ। अब देखो महत्वपूर्ण बात, स्कीमा क्या है, सीमा नहीं स्कीमा, खीमा नहीं स्कीमा। अब दो चीज याद रखते तुम, इसको हम एसोसिएट करेंगे तो स्कीमा इज इक्वल टू सीमा, और जिनको खीमा याद है वो उसको खीमे को याद करेगा। और इसका मतलब ये है कि बालक के मस्तिष्क में जो चीजें पहले से जमा होती है उसको हम पूर्व ज्ञान बोलते हैं, बराबर। और तथा बालक के मस्तिष्क में उपस्थित चीजों के उपयोग करने करके किसी वस्तु विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाना है, उसे हम स्कीमा कहते हैं। और एक स्कीमा का अगर हम बहुत ही आसान और सिंप्लेक्स में आंसर निकालेंगे तो स्कीमा का मतलब होता है पूर्व ज्ञान। क्या होता है स्कीमा का मतलब, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान। यही ध्यान में रखो। और आपको याद आया होगा, ये पूर्व ज्ञान भी आपको याद आया होगा कि 2-3 दिन पहले या फिर हफ्ते में की जो टेस्ट होती है उसमें ये क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से स्कीमा का मतलब क्या है वगैरह वगैरह, आया था कि देखो स्कीमा पर क्वेश्चन आए होंगे, आए थे कि नहीं आए थे? मैंने आया ये था। सर सवाल संडे के टेस्ट में आया था सर स्कीमा का। आया था ना? हाँ सर। हाँ। अब देखना है महत्वपूर्ण, जहां से अभी सिद्धांत शुरू होता है जीन पियाजे का। अब तक ये इसका बैकग्राउंड था, इसने बैकग्राउंड में किस चीज की चीजों को संभाल लिया, किस चीजों को बता लिया, वो था। और महत्वपूर्ण वर्ड आया उसमें स्कीमा वाला, कौन सा, स्कीमा। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्कीमा ये जो वर्ड है निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक के बारे में है या मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड है, कौन से मनोवैज्ञानिक, ये स्कीमा किससे आएगा, पियाजे। पियाजी। यस। आपके ध्यान में लगा है अभी पियाजे, हाँ सर। पियाजी। रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर। हाँ। अब इसने क्या किया, अपने खुद के बच्चे पर इसने क्या किया है, प्रयोग किया है। जैसे बच्चा बढ़ता गया उसी हिसाब से बच्चे की जो कुछ अवस्था है, वो जो हरकतें करता है, उस हिसाब से उन्होंने 4 स्टेजेस रखे। कितने स्टेजेस का है, 4 4 स्टेज। कितने, 4 स्टेजेस। वेरी नाइस। अब ये स्टेजेस जीन पियाजे की याद रखना है। और आपको जो ट्री डायग्राम होता है ना, उसी ट्री डायग्राम से निकालना है जीन पियाजे, उनकी 4 अवस्थाएं और उन्हीं में के हरकत, यानी इस अवस्था में वो बच्चा क्या करता है, कैसे करता है। क्वेश्चन किस तरह से आता है कि जीन पियाजे का के पर ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है, देखो नीता नामक लड़की है और वो ऐसे ऐसे व्यक्त हो रही है, क्यों ऐसे ऐसे विचार कर रही है। तो जीन पियाजे के मतानुसार वो कौन से चरण में है या फिर कौन से अवस्था में है, बराबर। अगर हमें अवस्था में कौन सी हरकतें होती हैं पता चला तो ऑटोमेटिकली हम उसको कौन से न कौन से चरण में डालेंगे। तो चलो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इसको याद भी करेंगे। सबसे पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक। देखो हाँ, क्या कहा मैंने, इंद्रिय जनित गामक। अब यहाँ पर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए और एक शब्द है संवेदी प्रेरक अवस्था, और तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड है संवेदी गामक अवस्था, यानी
एक ही स्टेज का कितने नाम हुए? 3। 3। अगर आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो एक ही नाम रहेगा, वो है सेंसरी स्टिमुलस स्टेज। इंद्रिय जनित गामक, संवेदी प्रेरक तथा संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की रहती है। संवेदी गामक या इंद्रिय, इसका मतलब है बच्चा इंद्रिय से सोचता है। इसका मतलब क्या है? बच्चा इंद्रियों से काम इंद्रिय से सोचता है। इंद्रियों से काम करता है, यानी मेंटल का उसका संबंध यहाँ पर नहीं। अब देखो क्या क्या आता है इसमें। तो मानसिक क्रियाएं जो होती हैं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती है, यानी जो भी कुछ मेंटल प्रवृत्ति होती है, सोचना, समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, ये इंद्रियों के जरिए होता है। बच्चा दिमाग से कम वो डायरेक्ट एक्शन करके सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा सोचता कैसे है, देखो वो इतना नहीं सोचेगा कि तुमने क्या किया है। 2 साल का बच्चा है, 1.5-2 साल का, 2.25 साल का बच्चा है। अब 2.25 साल का बच्चा बैठता है कि नहीं बैठता है? रांगता है, चलने लगता है कि नहीं है? हाँ सर। चलता है। हाँ। अब इसको जब बैठने लगता है बच्चा, तब माँ घर में कुछ काम करती है ना, और काम करती है तो बच्चा उसको न सताए, इसलिए माँ क्या करती है, एक चद्दर बिछाती है, बराबर। एक फर्श पर चद्दर बिछाती है और बहुत सारे खिलौने उसके सामने लाकर रख देती है और उसको बोलती है खेलो, बराबर। और माँ अपने काम में लगी रही है। और इस वक्त क्या हुआ कि बच्चा खेल रहा है, तो खेलते वक्त सही जो खिलौने एक जगह रखे थे वो इधर उधर हो गए, और बच्चे ने क्या किया कि उस चद्दर पर के जो खिलौने थे वो हट गए हैं, इधर उधर गए हैं। उनमें के कई खिलौने चादर के उस टोक पे, उस नोक पे हैं। तो वो कैसे सोचेगा उस खिलौनों के बारे में नजदीक करने के लिए? तो वो क्या कर रहा है, देखो सोच रहा है। कैसे सोच रहा है? दिमाग से नहीं, एक्शन करके, जैसे कि इंद्रियों से। उसने उस शतरंजी, उस चादर की उस नोक पर जो पड़े हुए खिलौने थे उसको करीब करने के लिए उसने उस शतरंजी को, उस चादर को खींचा करीब, और उस जैसे उसने चादर को खींचा, ऑटोमेटिकली उस पर रखा हुआ खिलौना उसके करीब आ गया। यस और नो? हाँ सर। यस। यस और नो? आ गए कि नहीं? हाँ Yes. सर। हाँ। उसने वो न्यूटन की तरह सोचा क्या? वो खिलौना वहां पड़ा है, उसको इधर लाने के लिए गति का कौन सा नियम पढ़ाना पड़ेगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू अमुक 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 अमुक, किया क्या? नहीं सर। क्या किया फिर उसने? चद्दर खींच ली। डायरेक्ट एक्शन, इंद्रिय। इसे कहते हैं इंद्रिय जनित गामक, संवेदी गामक, संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 साल तक। उसने सोचा इंद्रियों से, उसने एक्शन लिया इंद्रियों से। भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है। 2 से जन्म से 2 साल तक है। भूख लगने पर वो क्या कर रहा है? रोकर व्यक्त हो रहा है। और जब उसको बोलना आ रहा है तो माकर बोल को कह रहा है कि मुझे भूख लगी है। लेकिन जब बोलना नहीं आ रहा है तो वो भूख लगने के बाद क्या करता है? रोता है, बराबर। तभी हमें पता चलता है कि एक तो बच्चा भूखा हो गया है, चलो इसको कुछ खिलाए पिलाए, बराबर। अब जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। जैसे कि उसने किसी चीज को देखा और उसको आपने कहा कि ये है, जैसे कि एक कार दिखी तो आपने कहा ये कि कार है बेटा, तो फिर उसे को उसके बारे में कार कहेंगे तो वही चीज दिखेगी ना। ये सर नो? हाँ सर। हाँ। अगर आपने पापा को कहा कि ये आदमी पापा है तुम्हारा, तो वो पापा ही कहेगा। यानी बराबर। जिन चीजों को तुमने नाम रखा है, जिसका अस्तित्व उसके सामने था, जिसको उसने एक्चुअल में देखा है और फिर उसको नाम लगाया है, टैग लगाया है, तो वो उसका अस्तित्व मान्य करेगा। इसी तरह यह अवस्था इमिटेशन यानी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। देखो ये लाइन महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में बच्चा कैसे सोच रहा है? कैसे सोच रहा है? कार्य तो इंद्रियों से, इंद्रियों से, बुद्धि से नहीं। हाँ, बालक उसके बुद्धि के कार्यों द्वारा व्यक्त हो रहा है। जो कुछ कार्य कर रहा है वो कार्यों से समझ में आ रहा है कि वो सोच रहा है कि नहीं सोच रहा। समझ में आया? ये है संवेदी प्रेरक अवस्था, ये है
संवेदी कामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक है। इसको याद रखो, मैं कल पूछूंगा तेजस और उसका अवधि, और उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, बच्चा कैसे सोचता है। और आज पढ़ने के बाद तुरंत कल या आज ही शाम में आप इसका ट्री डायग्राम बनाएंगे और आप इसको रूम में चिपकाएंगे, याद करेंगे आज ही से। यस सर नो? यस सर नो? हाँ सर। यस सर। समझ में आया? अभी समझ में आया? हाँ सर। आगे बढ़ू? हाँ सर। दूसरी स्टेज है जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक है। अब यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें भेद करने लगता है कि नहीं? भेद करता है। कौन सी चीजों में भेद करेगा, किन किन चीजों को पहचानेगा? जैसे मैंने कहा था कि मीठी चीजों को पहचानो, उसमें भेद करो। मीठी चीज, खट्टी चीज, हाँ, और कड़वी चीज, इनमें अंतर करो, पहचानो और उनके नाम लिखो। तो वो परिवेश यानी जिसने प्रत्यक्ष में वस्तुओं को देखा है, जिसको पहचाना है और उसने उसकी क्वालिटीज से उसमें विभेद किया, यानी डिफरेंसेस लाए, वो डिफरेंसेस करना यहाँ पर सीखा। यानी देखो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, तो इस एंगल में बच्चा फर्क करना सीखेगा, बराबर। वस्तुओं में विभेद यानी फर्क, डिफरेंसेस। यस सर नो? अरे यस सर नो? हाँ हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हो गए क्या? यस हो गए? नहीं सर। दिमाग के ऊपर से जा रहा है? थोड़ा सा। थोड़ा अच्छी बात है। दिमाग के ऊपर से भी कभी कभी जाना चाहिए। हर चीज दिमाग में क्यों घुसे? जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल ये जब अपलोड हो जाएगा और एक बार देख लो तो वो समझ में भी आ जाएगी, जिन लोगों को समझ में नहीं आया। तो बहुत आसान है, कुछ दिक्कत मत लो। इसमें क्वेश्चन क्या जनरेट होते हैं कि कौन सी स्टेज में बच्चा कौन सी हरकत करता है। तो मैंने यहाँ पर हरकतें निकाल कर दी हैं कि जो दूसरा स्टेज है, पहले स्टेज का नाम क्या है? पहले स्टेज का नाम क्या है? संवेदी इंद्रिय 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 करेक्ट। इसका मतलब आपको समझ में आ गया ना? अरे हाँ पिया सर। जी समझ में आ गया आपको? पिया जी समझ में आ गया आपको? अगर पहला स्टेज, हाँ, पहले स्टेज में क्या क्या हरकतें होती हैं बच्चे की? इंद्रियों से सीखता है सर। करेक्ट, अनुकरण होता है। वेरी नाइस। मानसिक क्रिया सर। ये जो यस, हरकत खत्म, काम इज खत्म, काम इज खत्म। आपने समझ लिया। जिस तरह से पहले का देखा है उसी तरह से दूसरे का देखेंगे। दूसरे का नाम क्या है, दूसरे स्टेज का? पूर्व संख्या पूर्व पूर्व संक्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था, कौन सा अवधि, 2 क्या है से इसका, कहाँ से कहाँ तक? 2 से 7। 2 से 7 तक। वेरी नाइस। क्या क्या करता है बच्चा यहाँ पर? फर्क कर रहा है वस्तुओं को, Yes, फर्क कर रहा है। पहचान रहा है, वस्तुओं को फर्क कर रहा है कि नहीं? पहचान रहा है तथा उसमें भेद कर रहा है, यानी फर्क कर रहा है। अब देखो, इसी दौरान उनमें भाषा का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। किसका विकास हो रहा है? भाषा का। भाषा का। भाषा सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है। हाँ, अब देखो क्या क्या कर रहा है। देखो अभी भाषा सीख रहा है, भाषा के साथ साथ वो गणित भी सीखेगा। जैसे कि शिशु क्या कर रहा है, गिनती गिनना, है कि नहीं? अब रंगों 2 से का 7 पहचान। आ रहा है। तुम बच्चे को प्ले ग्रुप में, नर्सरी में कितने साल बाद डालते हो? तो 3 साल के बाद हाँ, क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को स्कूल में? क्या वहाँ पे सिखाते हैं? काउंटिंग। यस, क्या यही याद रखने का है अभी। क्या सिखाते हैं? काउंटिंग करना। करेक्ट। कहाँ तो से कहाँ तक बोलना। सीखता है हाँ। बच्चा हमारा काउंटिंग? तीसरे साल वाला। 1 2 हाँ सर। 3 8 10 15 20, काम खत्म। अरे ऐसे बराबर। नहीं रखता, सीक्वेंस से कहो। कैसे कहने का है? 1 2 3 4 5 6 7। 6 7 8 9 10। हाँ, तो बच्चा गिनती करना सीख रहा है, साथ ही साथ कलर को पहचान रहा है। कौन सा कलर है, हम उसको किताबें में दिखाते कि नहीं, ये कलर कौन सा है, वो कलर कौन सा है। रेड येलो। हाँ, और साथ ही साथ बच्चा क्रम को भी सीक्वेंस लगाना सीखेगा।
मोटा भारी सीखेगा, है कि नहीं? वो किताबें होती हैं देखो उनकी उसी तरह की होती हैं। ये जो चित्र दिए हैं उनको सीक्वेंस से लगाओ, पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा, है कि नहीं? चढ़ता क्रम, उतरता क्रम, उतरता क्रम, भारी, है कि नहीं? हल्का भारी का लहान मोठी संख्या, हल्का भारी का मतलब, हल्का मतलब और भारी मतलब, हल्का ने वजन हाँ वजन से। हाँ, वजन से। और भारी मतलब जड़, है कि नहीं? जड़ जड़, जड़, लय जड़ है वो उछल उछल, लय जोड़ है वो उछल। जड़ ते वस्तु। रिंगटोन है। हाँ वो उठा नहीं रहा ना, क्योंकि जड़ है। अब वो हल्का और भारी, इनमें अंतर कर रहा है कि नहीं? ये हल्का है कि नहीं, ये अमटी है कि नहीं, ये फूल है कि नहीं, हम सिखाते कि नहीं? ये जार अमटी है, ये जार, सॉफ्ट, हार्ड, हाँ वो कितने साल का बच्चा कर रहा है? 2 से 7 साल का कर रहा है। तथा बालक में नई सूचनाओं का संग्रह करता है, नए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, क्योंकि वो स्कूल जा रहा है। स्कूल जा रहा है छठी क्लास से, पहली क्लास में जाने के बाद वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, वगैरह वगैरह। जैसे अगर अगर वो आईसी में जा रहा है, उसका सिलेबस सीबीएसई का है, स्टेट लेवल का है, उसी हिसाब से उसकी किताबें होंगी, उसी हिसाब से उसके सब्जेक्ट होंगे, तो वो ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा? जोड़ना, घटाना, है कि नहीं? वो जानेगा कि नहीं? हाँ सर। जोड़ना घटाना यस यानी सर, प्लस माइनस, जोड़ना यानी प्लस, घटाना यानी माइनस, माइनस, बराबर? ये समझेगा। बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास होगा। वस्तु में क्या स्थायित्व गुण होते हैं? हर एक वस्तु का। जैसे कि खड़ू पता है ना आपको, चौक जिसको हम बोलते हैं, क्या गुण है चौक, उसका? हाँ, क्या गुण है उसका? वाइट है, कलर वाइट है। वाइट, क्वालिटी क्या है उसकी? लिखना, गाढ़ा लिखने लिखना, लिखना उसकी सबसे बड़ी क्वालिटीज है। ब्लैक बोर्ड में लिखना। और आप सभी में क्वालिटीज हैं, आप सभी में भी एक क्वालिटीज है। जब सीटेट का क्लास चलता है और सर के ऊपर से जाने लगता है, तो बहुत सारे लोग लेफ्ट होने लगते हैं, धीरे धीरे धीरे, टिंग 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 टिंग। लेफ्ट नहीं होते, बार बार देखेंगे उसको। हाँ, क्योंकि अभी वो संख्या घट रही ना, धीरे धीरे एक एक करके जा रहे हैं। पहले बहुत 44, आप कम, हाँ आप कम हो गए, उस पर भी ध्यान देना मेरा, उस पर भी ध्यान देना। साइलेंट बैठते कई टाइम। टुंग टुंग करके कम होते हैं। हर एक चीज के उसने क्वालिटी को समझा, गुण को समझा, है कि नहीं? अब क्या कर रहा है? माता पिता की आज्ञा को स्थायित्व, मान रहे कि नहीं? तो माता पिता ने कहा कि नीचे बैठो, बैठ गया। खाना खाओ, उठ खाने का। जाओ, तुम पढ़ाई करो, उठो, उठ रही है। खेलो। पढ़ाई बताओ, यस। पूछने सर पर नाम बताना। स्थायित्व, कोई पूछता है ना तेरे पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, स्कूल का नाम हाँ, क्या है, कौन पढ़ाता है, टीचर का नाम क्या है? कौन से स्कूल में जाते हो? घर के छोटे छोटे कार्य में हाथ बटाना यानी मदद करना, वो सीखता है। देखो तुम बच्चों को छोटे बड़ा, ये चीज लेके आ, वो चीज लेके आ, डिब्बा लेके आ, वो बर्तन लेके आ, बोलते ही ना, पानी लेके आ, लाता है कि नहीं? कैसे लाते हो? दौड़ दौड़ के लाता है। हाँ सर। और जब बड़ा होता है ना, तो तुम्हें दौड़ाता है लाने के लिए, तू लेगा, तुम्हें क्यों हाँ लाऊं? सर। करता है कि नहीं? हाँ, ये फर्क है जी, छोटे में और बड़े में। तुम्हारा 2 ढाई साल का बच्चा तुम जो बताते हो करेगा, वही तुम्हारा 10 साल का बच्चा करेगा क्या नहीं करेगा? नहीं सर, करता नहीं नहीं। नहीं, क्या हो, नाइस। आपको भी कॉन्फिडेंस है कि बच्चा नहीं करेगा। करता ही नहीं। कई टाइम करेगा कई टाइम नहीं करेगा। हाँ, बहुत कब मस्त करेगा? है। जब उसको आमिष दिखाया जाएगा, तू ये काम करेगा तो मैं तुझे ये दूंगी, मोबाइल चॉकलेट दूंगी। ये सर ना कर रहे हैं। यस, हाँ, इसका मतलब तुम्हें ये स्टेज समझ में आई, आई कि नहीं आई? आई, आई। आई सर। आई, कि इस उम्र में बच्चा क्या क्या करता है? फर्क करेगा, भाषा को फर्क सीखेगा, करेगा, गिनती करेगा, रंगों का पहचान करेगा, क्या क्या कलर नई पहचान। वस्तुओं का संग्रह। ओके वेरी नाइस। और भाषा फर्क करेगा, भाषा सीखेगा, वेरी कलर नाइस, पहचानेगा। छोटे छोटे कामों में मदद करेगा। वेरी नाइस। और माता पिता का ज्ञान, माता पिता का काम सुनेगा, यस वेरी नाइस। और
छोटे छोटे कुछ करेगा। ड्राइंग निकलता है सर, जैसा आएगा उसको ड्राइंग निकालना। गीता नाम की लड़की है, गीता नाम की मैं लड़की है, हूँ। और वो लड़की भूरे रंग और काले रंग के मनकों में भेद कर कर उसको सीक्वेंस से धागे में पिरो रही है। तो जीन पियाजे के अनुसार वो कौन सी अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। कळलं? कळलं? हो प्रश्न कसा आहे तो हो कळलं सर, का? हो सर। ओ, हाँ, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम इसको पहले समझो, और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, तभी हमें समझ में आएगा कि इस चैप्टर में हमें समझना क्या है, इस स्टेज में हमें समझना क्या है। हो गया अंडरस्टैंड? यस सर, यस। डन हो गया? यस यस नेक्स्ट आगे सर। जाऊं, आगे जाऊं। हाँ जी सर। सर। सब सोए हुए नहीं है ना? नहीं सर, नहीं। अभी अभी सोने की कोशिश कर रहे हैं सर, सर अभी बच्चों धीरे में धीरे नींद लग रही है। सर बच्चों में स्थायित्व के गुणों का विकास होता है। मैं स्थायित्व का अर्थ बताइए तो सर। स्थायित्व। पीछे पीछे, पिच्चू हाँ, जाओ, लास्ट एंड सेकेंड। पिच्ची तो देखो। बच्चों में वो स्थायित्व के विकास होता है। आप देखो ये लाइन को पढ़ो और तुम ही बताओ मेरे को अर्थ क्या है। बहुत आसान अर्थ है इसका। बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुणों का विकास होता है। वस्तु के स्थायित्व में कुछ गुण होते हैं कि नहीं होते? म्हणजे वस्तू कौन कौन तीन टाइप होते ना, कौन कौन से? स्थायु, वायु, अजून काय? सॉलिड लिक्विड गैस। हाँ, यस, लिखा करेक्ट। है। ये हाँ, क्या है उस चीज के? ये चीज के क्या है? उसके गुण है सर। क्वालिटीज State है, है। गुण है, करेक्ट ना? हाँ हाँ पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? हाँ, बराबर है सर। कौन सी चीज लिक्विड में है, कौन सी चीज सॉलिड में है, कौन सी हाँ चीज हाँ गैसेस में है? यस और नो? हाँ यस सर। सर। आप समझ में आया? अगर हाँ सर, हाँ सर सर। अगर एक बच्चा को पानी लेके आ करके बोले तो हम लोग वो ग्लास नीचे पकड़ के नहीं लाएगा, दोनों हाथ से पकड़ के धीरे धीरे लाएगा, क्योंकि उसको पता चलता है कि पानी नीचे सट जाएंगे। या करेक्ट। जीन पियाजे तुम्हारे जहन जहन में घुस गया। इसका हाँ, अंडरस्टैंडिंग हुआ, उसको पी लिया तुमने अब जीन पियाजे को। यही चाहता हूं मैं, इतने सारे आसान उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें जीन पियाजे समझ में आए। और जीन पियाजे को अगर समझना है तो डेली लाइफ के रिलेटेड क्वेश्चन से उसको जोड़ो। अपना खुद का बच्चा छोटा है तो उससे जोड़ो। मानो हमारा नहीं है तो हमारे किसी का तो होगा ना, आस पड़ोस का, पास पड़ोस का, चिंटिया मिंटिया पिंटिया कुंटिया होगा ना कोई, तो जोड़ो उससे, है ना? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तुम्हारे आस पड़ोस में बहुत कुछ दिखेंगे, तुम्हारे तुम्हारे मामा का होगा, नानी का होगा, चाचा का होगा, दादा का होगा, मामा का होगा, कुछ ना कुछ होगा ना। हम्म, हाँ सर। हाँ, उससे जोड़ो, रिलेटेड करो। ये उसी में जा रहा है, ये उसी स्टेज में हरकत कर रहा है, ये उसी स्टेज में कर रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, हर एक स्टेज के बच्चे को हर अलग अलग बच्चे से जोड़ेंगे। पिंटिया पहली में है तो वो पहली स्टेज में आएगा, दूसरी स्टेज में दूसरा सीमा को डालो, तीसरी को गीता को डालो, चौथी को अमुक स्टेज में डालो। तो हमें याद रहेगा कि गीता सीता मीता पिंटिया पिंटिया ये उसमें आएगा जिसमें जो जो स्टेज दिए हैं। आ रहे कि नहीं समझ में? हाँ सर। तो तुम एसोसिएट करो, उसको क्या करो, जुड़ाओ, जोड़ो, जोड़ने की कोशिश करो, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये जो संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7, इनमें भी जीन पियाजे ने में 2 टुकड़े किए हैं, 2 स्टेज बनाए। कौन कौन से? एक है पूर्व वैचारिक अवस्था, एक है पूर्व वैचारिक अवस्था, वैचारिक अवस्था जिसमें उम्र का अवधि है 2 से 4। 2 से 4। कितने से कितना? 2 से 2 से 4। मध्य। इस अवस्था में बालक क्या करता है? वस्तु वस्तु हो, शब्द प्रतिमा हो आदि के विषय में अपना मानसिक चिंतन विकसित करने लगता है। अब मुझे बताओ, वस्तु, शब्द, प्रतिमा। अब शब्द प्रतिमा यानी तुम क्या पढ़ाते बच्चे को? ए फॉर
एप्पल। हाँ, तुम चित्र दिखाते कि नहीं उस एप्पल का? हाँ, हाँ सर। उसने उस प्रतिमा से कुछ सोचा कि नहीं सोचा, चिंतन किया कि नहीं, ये फॉर एप्पल होता है। फिर कभी कभी वो खाली एप्पल को देखेगा तो कहेगा मम्मी ये है, ये एप्पल का ये है, ये बी है, ये बी का बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। वाओ, कुछ कहेगा। इन वस्तुओं को जोड़ रहा है, चिंतन कर रहा है। तो कहाँ कर रहा है? ये पूर्व वैचारिक अवस्था में कर रहा है। कभी कभी आपको इन दो स्टेज पर पूछा जाएगा, कभी कभी डायरेक्टली मारा जाएगा। तब आपको ये जो प्री स्टेज है वो आपको याद रखनी है। इस अवस्था में संकेत तथा चिन्ह को चिंतन को महत्वपूर्ण साधन माना है। कि बच्चे संकेत समझता है ना, जैसे कि माँ ने आंखें मोटे कर कर बच्चे की ओर देखा, तो बच्चा क्या समझेगा? डरेगा, गुस्सा करते हैं। डरेगा, यस, डांटती है वगैरह। करेक्ट। या फिर टीचर ने बच्चा मस्ती कर रहा है, क्योंकि 4 साल का है ना, तो अब वो प्ले ग्रुप में होगा, नर्सरी में होगा, यूकेजी में होगा, कहाँ तो होगा ना, एलकेजी में होगा। तो टीचर ने वो बच्चा मस्ती कर रहा है, तो टीचर ने क्या किया? डंडी दी, जिसको हम छड़ी बोलते हैं, वो चीज छड़ी दिखाई उस बच्चे को, और बच्चा चुप हो गया। क्यों? क्या समझा उस बच्चे ने? क्योंकि वो छड़ी से मारेगा। हाँ, फिर उसने चिंतन किस पे किया? चिन्ह दिखाया, लाठी दिखाई, तो उसको लगा कि मेरे पे पड़ेगी, जैसे पड़ेगी वैसे वो चुप हो गया। यस, तो इस अवस्था में बच्चे संकेत तथा चिन्ह को महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। बराबर। इस अवस्था में बालक द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं शैक्षणिक, मुख्यतः अनुकरण, बच्चा अनुकरण करता है, तथा खेल के माध्यम से किए जाते हैं। ये पिंटिया चिंटिया 2-4 साल का है, और घर में दादा दादी होते हैं। अब जैसे दादा दादी घर में होते हैं तो पूजा पाठ हवन नमाज वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? क्या घर में चुपचाप करते हैं सर। करते सर। चुपचाप बैठते हैं? दादा दादी चुपचाप बैठते हैं क्या घर में? नहीं नहीं, तो बच्चा उनका अनुकरण क्या करेगा, आप बताओ? उनके जैसे ही करेगा। क्या करेगा? उनके साथ जाके बैठेगा, वो वेरी जो नाइस। जो करे वो देखेगा। हाँ, करने का प्रयास करेगा। वेरी नाइस। और अगर वो लोग शाम को 4-5 बजे बोलते ना सर, डांस रास्ते देख, वैसे टाइम हुआ तो बच्चे भी वो भी आदत करके एक्शन करके दिखाएंगे वेरी नाइस। उस अब टाइम देखो, पर। अब देखो बच्चा 2-2.5 साल का है, और उसकी माता ने कहा कि तुम्हारे दादाजी कैसे चलते हैं। हाँ, हाथ हाथ पीछे पकड़कर चलने लगते, दिखाने लगते। यस, करेक्ट। उसने क्या किया? अनुकरण किया। किया कि नहीं किया? या करेक्ट। और क्या देखो, पापा फोन पे कैसे बातें करते हैं? पापा 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 कैसे करते हैं? चुप चुप गए सब, जैसे करते हैं वैसे एक्शन करके दिखाएगा। फोन पकड़ेगा, सोफे पे बैठेगा, हाँ, ऐसे एक हाथ उठाकर है वो हाथ करेगा, ठेंटू ठेंटू कुछ तो एक बोलेगा। पैर सर जैसे हम बच्चों को, छोटे बच्चों को इत इत बस रे मोरा हाँ, एक्शन करे तो वो बच्चा भी करेगा। यस, वेरी नाइस। इथे इथे बस रे मोरा, सारा का सारा खा पाणी पी. पाणी पी मला पहिली जेव्हा अंगूर को। गेल्यासारखं वाटलं बाबा. यही तो महत्वपूर्ण है कि हर चीज को समझो, हर चीज को दोहराओ, और हर चीज में आनंद लेना सीखो। जैसे उस चीज को तुमने सीख लिया, मानो तुमने उस चैप्टर का लर्न किया। अब बच्चे खेल के माध्यम से सीखने लगते हैं और अनुकरण करते हैं, बड़े कैसे करते हैं। चलो हम डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, तो एक डॉक्टर बनता है, एक पेशेंट बनता है कि नहीं? यस सर। क्योंकि किस यस एज को सर। हमने खेल की आयु कहा है? खेल की आयु कहा कि नहीं? किसी एज को हमने, सांगे किसी एज को कहा हमने? 2 से 4 तक। नवे काम करो बेड फिरने आएकर क्या वाला हमने देखा कि नहीं? वो खेल की आयु देखा, स्कूल जाने वाली आयु देखा, ठीक है नहीं, गैंग एज देखा,
तो उसमें जो स्कूली एज या फिर उसके पहले की जो एज है, तो इसकी खेल की आयु, हमने पूर्व बाल्यावस्था को देखा था, पूर्व बाल्यावस्था को। हाँ सर। पूर्व बाल्यावस्था का अवधि क्या था? 3 से 6। हाँ, उसी से मिलता जुलता है ना इसका, जिन पियाजे का, उसी से मिलता जुलता है, उसको याद रखने का। यस सर। बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर? खेल के माध्यम से सीख रहा है कि नहीं? डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा है, भातुकलीचा खेळ खेळ रहा है की नाही? नवरा बायकोचा खेळ खेळतोय, नवरा बाजारला जाते, बाजारावरून काहीतरी आणतंय आणि मग ही गॅसवर बसून काहीतरी शिजवते, नवऱ्याला शिजवून खाऊ घालते, हे घ्या म्हणते, है की नाही? डायरेक्ट गॅसवर. यस यस, ये चूल या फिर ये जो कुछ खेल है, वो खेल में ये एक जमते जमते तो इसी लक्ष्य समझ में आया? पूर्व वैचारिक अवस्था। अब दूसरी अवस्था हम देखेंगे इसी में की हम पढ़ रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रिय अवस्था में 2 स्टेज बनाए हैं, एक है पूर्व वैचारिक अवस्था और दूसरी है अंतर्दर्शी अवस्था। कैसी अवस्था? अंतर्दर्शी। अंतर्दर्शी इसका अवधि क्या है? अवधि 4 से 7 करेक्ट, 4 से 7 है। अब इस अवस्था में बालक का जो चिंतन होता है वो तर्कना से अब इस अवस्था में का जो बालक होता है, चिंतन एवं तर्कना पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है। चिंतन यानी सोचना, तर्कना मालूम है ना, तर्क करना, लॉजिक, रीजनिंग वगैरह, है ना? लॉजिक यानी पापा घर में है तो क्या करना है, वो कैसे पहचानता है? देखो ये छोटे बच्चे होते ना, इनके क्या बड़े बड़े लॉजिक नहीं होते। घर के बाहर अगर गाड़ी दिखती है तो घर में पापा है, ये बताएगा कि नहीं बताएगा? कुछ तो तर्क करेगा कि नहीं? या फिर घर में कुछ मेहमान आए हैं तो कहीं उसको नए जूते दिखेंगे तो वो क्या सोचेगा? घर में कोई तो आया है कि नहीं? हाँ, तो ये तर्क करता है बच्चा अलग अलग, यानी वो पूर्व स्थिति में जिस तरह का चिंतन करता था वो यहाँ पर क्या हो गया? ब्रॉड हो गया। परिणाम स्वरूप वह साधारण मानसिक प्रक्रिया जैसे कि जोड़ यानी प्लस करना, घटाना यानी माइनस करना, गुना करना यानी गुणाकार करना, भागाकार करना आदि में सम्मिलित हो जाता है। परंतु इन मानसिक क्रियाओं के पीछे छिपे नियमों को वो समझ नहीं पाता की सोचना कैसे आहे, जैसे की हातच्याची गणित असतात बघा, हातच्याची आहे की नाही, ते तर लगेच हातच्या कसा आला, कुठून आला, ते द्यायचं म्हणून सांगितलं म्हणून देतं, पण त्याच्या पाठीमाग लॉजिक काय आहे, हातच्या का द्यायचा, हे एवढं मोठं ते विचार करत नहीं, इतना बड़ा वो सोचेगा नहीं। तो उसके तर्क में क्रमबद्धता का अभाव होता है क्योंकि वो अंतर्दर्शी अवस्था में होता है। ये 4 से 7 अवधि है। तो यहाँ बच्चा जोड़ना, घटाना, गुना करना, भागाकार करना सीख लेता है। और इसी की तीसरी स्टेज है सबसे महत्वपूर्ण। अब देखो इसके नाम में ही सब कुछ है। क्या नाम है इसका? मृत संक्रियात्मक अवस्था। अवस्था मृत संक्रियात्मक अवस्था जिसका अवधि है 7 से 11। 7 से 11। अब यहाँ का बच्चा क्या क्या कर रहा है देखो, 7 से 11 यानी कौन से अवस्था में है? हमारे विकास, वाढ और विकास की कौन सी अवस्था में है वो? उत्तर वेरी मध्य नाइस, मस्त, एकदम छान उत्तर देता बरं का तुम्ही। तुम्ही आता मला असं एकदम भारी वाटायला लागले का नहीं कि तुम्हाला कळायला लागलं ना, तुमको समझ रहा है, तुम्हारे को अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। इस वजह से तो मैंने ये अंडरस्टैंडिंग आए तब तक मैंने इस चैप्टर को नहीं लिया था। अगर पहले लेता तो ये बाउंस हो जाता और आप डर जाते, कहीं कहीं आप ये भी ख्याल लाते कि अब मुझसे सीटेट नहीं होगा। देखो अब तुमको मैंने मूर्त में लाया है। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को क्या होता है?
बालक अपने जो पर्यावरण के साथ साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है, अनेक नियमों को। जो कुछ नियम होते हैं, क्योंकि ये गैंग एज में है ना बच्चा, है कि नहीं? गैंग एज में नियम होते हैं कि नहीं? क्या नियम होते हैं? हर एक अपने अपने किसके नियम होते हैं? गैंग के नियम होते हैं। वो नियम को फॉलो करता है। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसको ग्रुप से बाहर कर देते हैं। तो बच्चा अपने को खुद को ढालने के लिए, उस गैंगेज में बनाए रखने के लिए नियम को सीखता है और उसको फॉलो भी करता है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या सीखा बच्चे ने? नियम को फॉलो करना। क्या सीखा? नियम। नियम सीख लिया और फॉलो करना भी सीख लिया। नियमों को सीखना। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है। क्या करने लगता है? विश्वास करने। विश्वास। किस पर विश्वास करता है? अरे बाबा, तू कुणाला सांगू नको, मी तुलाच सांगतो, तू माझा लय जवळचा मित्र हा. विश्वास, विश्वास करो मुझ पर। तो वो जो फेथ है, वो विश्वास वो करने सीखेगा। तथा और क्या करता है देखो, लंबाई, चौड़ाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों चिंतन करता है। ये जो प्रत्यय है, लंबाई किसको कहेंगे, भार किसको कहेंगे, चौड़ाई, अंक, इसका वो चिंतन करेगा। बराबर? अब तक वो लंबाई नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अब लंबाई वो समझता है। लंबाई म्हणजे लांबी, बरोबर की नाही? एखाद्या वस्तूची लांबी, रुंदी, त्याचं वजन, एखादे आकडे, ह्याच्यावर तो चिंतन करायला लागतो. कारण गणित येतात ना या वयामध्ये. आणि गणित म्हणजे बरोबर बघा, 11 वर्षाचा म्हणजे जेमतेम तो किती वर्षाचा असेल, कितवीत असेल? कितवीत असेल? चौथी हं? पाचवी, चौथी पाचवी चौथी पाचवी पाचवी क्लासेस सर. चौथी पाचवी. चौथी पाचवीला लांबी रुंदी आहे का नाही? वजन आहे का हाँ नाही? आहे सर. है। इस पे वो चिंतन करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि सर सिलेबस भी उसी तरह का जनरेट किया है कि वो इस उम्र में वो सोचता ही है, सोचता ही है। इसीलिए हमें जब भी एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रिलेट करेंगे, वो बच्चा कितवी में होगा, किस साल का होगा, और किस साल का होगा तो वो कौन सी कक्षा में कौन से उसको चैप्टर्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली आंसर हमें मिल जाएगा। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में हो जाता है। वो भाषा सीखता है और इस उम्र में बच्चा भाषा नई नई सीखता है, नई नई सीखने लगता है। क ची भाषा, च ची भाषा, उलट बोलायचं, उलट म्हणजे उलटे शब्द करायचे, भाषाला शाभा, संप्रेषण, है कि नहीं? ऐसे वो बातों को वो क्या करने लगता है? सीखने लगता है, समझने लगता है। हाँ, कोडिंग, डिकोडिंग, है कि नहीं? ये समझता है। क की भाषा, मग म्हणले क की भाषा, च की भाषा, एकाध शब्द को च लगाना, एकाध भाषा को क लगाना और उसको दोहराना। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानना, उसका विभेदीकरण करना तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। क्या क्या कर रहा है वो? वस्तुओं को पहचान रहा है, उनमें विभेदीकरण कर रहा है, उनका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कर रहा है, और ये जो क्षमता है उसमें विकसित हो गई है। बराबर? अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कभी भी याद रखो, मृत यानी कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्क्रीट। और जो असल में होते हैं, प्रत्यक्ष. जो वस्तु में होते हैं, जो वास्तवात असतात, जे वस्तुनिष्ठ असतात, उसको ही हम मृत कहेंगे। और इसके बारे में जो प्रत्यक्ष ना सर. हो, हो, वास्तवात असणं, प्रत्यक्षात असणं, हाँ, वो सब आता है। तो ये जो सब सर बात संप्रेषण सर. हाँ, संप्रेषण म्हणजे काय? आता काय करावं, किती खूप सोपा शब्द आहे संप्रेषण. सर हा, हो सर, ते संप्रेषण थोडं कळालं नाही सर. कम्युनिकेशन म्हणतात त्याला, संप्रेषण. आता तुम्ही मी संप्रेषण करत आहे, कम्युनिकेशन, माझे भावना, विचार, आचार हे बोलून मी तुम्हाला व्यक्त करत आहे, आणि तुम्ही ते कोडिंग डिकोडिंग करून मला परत त्याचं उत्तर देत आहे, याला आपण कम्युनिकेशन म्हणतो, आणि कम्युनिकेशनला संप्रेषण असे म्हणतात. ठीक आहे. संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन ओके सर. कहा जाता है। भाषा मी बोलतो, मी शिकतो, आणि ते कम्युनिकेशनने माझे विचार भावना मी दुसऱ्यांना सांगतो, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके योग्य रहता है, आपल्या भावना दुसऱ्यांच्या समोर व्यक्त करता येणं,
हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. तो ये बच्चा जब कॉन्क्रीट में जो असल में है उसकी देवान घेवान बच्चा करता है. अब है लास्ट वाला स्टेज जिसका नाम है औपचारिक अमृत संक्रियात्मक अवस्था. अवस्था. कौन सी अवस्था? औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था. औपचारिक अमृत अमूर्त संक्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था. अवस्था. कितने साल के? अब 11 11 से आगे. आगे. ठीक है. अब ये कौन सी स्टेज है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी. चौथी. चौथे पहली स्टेज का नाम क्या है? मूर्त सक्रियात्मक इंद्रियजनित गामक. ये क्या गामा क्या अवधि है उसका? अवधि संवेदी प्रेरक जन्म से 2 वर्ष 0 तक. से 2 से दूसरा स्टेज पूर्व संक्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था. अवधि 2 2 से से 7. 7 तीसरी और अवस्था उसके 2 प्रकार है सर. दूसरी के पूर्व 2 प्रकार है. पूर्व औपचारिक अवस्था 2 से 4 अवधि और दूसरा अंतर्दर्शी अवस्था 4 से 7. 7 वर्ष तक. तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 11 और वर्ष तक. लास्ट औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से आगे. स्कीमा किसको कहेंगे? पूर्व ज्ञान सर. पूर्व ज्ञान को. वेरी नाइस. क्या झटपट आंसर आया. इतने होशियार हो गए मेरे बच्चे. वाह. चलो अब देखो औपचारिक अमृत संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से आगे होती है. यानी बच्चा अब औपचारिक यानी अमृत सोचने लगता है. जैसे कि ये अवस्था जो है 11 वर्ष से आगे प्रौढ़ावस्था तक ही रहती है या फिर उसके आगे भी रहती है. बालक में अच्छी तरह से सोचना सोचने का मतलब ही अलग होता है. एक राजा होता, एक राणी होती आणि एक राजा होता म्हणलं की लगे मनामध्ये राजा आलाच. डोक्यावर पगडी घातलेला, हातामध्ये ते तलवार, मस्तपैकी चालणं बसणं रुबाब, ते ह्याच्यावर बसला. हे अब्स्ट्रॅक्ट टेक्निक एवढं लगे वर्णन केल्यावर तुमच्या मनामध्ये राजाचं चित्र आलं की नाही आलं? हाँ सर. यस. ये कौन सा सोचना है तुम्हारा? अमृत. अमृत सक्रियात्मक अवस्था. हाँ. अब कभी कभी हम समस्या का समाधान करते हैं. निर्णय लेने की क्षमता का विकास यहाँ पर हो जाता है किसी समस्या पर समाधान करने के लिए. और समस्या का जब हम समाधान ढूंढते हैं तो ये दिमाग में चलते रहता है ये समस्या है, इस पर क्या हमें समाधान करना है वगैरह वगैरह. और जब वो समाधान ढूंढने के लिए हम अमृत सोचते हैं तो वो आता है अमृत. यानी डायरेक्ट वो कॉन्क्रीट नहीं होता, ये अब्स्ट्रैक्ट होता है. बराबर. अब्स्ट्रैक्ट जिसको हम देख सकते हैं क्या? जिसको देख सकते हैं, जिसको नहीं छू सर. सकते हैं नहीं नहीं. होता है. जैसे मैंने अभी ऋतिक रोशन का नाम लिया, दिखा क्या तुमको? ऋतिक रोशन दिखा है सर. नजरों के सामने दिखा सर. दिखा. हाँ आंखें बंद करके देखो दिखेगा. हाँ सर. हाँ तो लेकिन दिखा किसको? जिसने पहले ऋतिक रोशन को देखा होगा वो. हाँ. हाँ. या फिर ऋतिक रोशन समझ को किसी नंगे फकीर को देखा है तो वही दिखेगा आपको. हाँ यानी आपकी मृत में जो कंसेप्ट है वही अमृत में आएगी. इसीलिए मृत में असल में सही कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है. ओके. इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है. मेंटल प्रोसेस एकदम परफेक्ट हो जाता है. इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमृत नियमों कर सकता है. अमृत नियमों का अध्ययन कर सकता है. अमृत नियमों को वो फॉलो भी कर सकता है. उसको जो भी इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं उस समस्याओं पर समाधान करने के लिए वो जो नए रूल बनाता है वो रूल भी ये अमृत में आते हैं. ओके. अब देखो क्या क्या हुआ. अमृत यानी अमृत दिखना नहीं दिखना. अमृत का मतलब दिखना है कि नहीं दिखना है? वास्तवता. हाँ नहीं दिखना सर. करेक्ट. नहीं दिखना है. तो यहाँ पर वही चीजों को वही सोचने को हमें लाना है. तो इस अवस्था में बच्चा समस्या समाधान करेगा, अच्छी तरह से सोचेगा. हाँ उसके निर्णय लेने की क्षमता का डेवलपमेंट होगा, उसकी मेंटल प्रोसेस अच्छी से काम करेगी.
है कि नहीं, वो समस्या समाधान के लिए अमृत थिंकिंग करेगा। ओके, तो ये 4 अवस्था में बच्चा इस तरह से हरकत करने लगेगा। क्या करने लगेगा? हरकतें करने। तो इसी तरह से यहाँ पर जीन पियाजे के 4 स्टेज खत्म हो जाते हैं। बराबर। अब मुझे एक एक स्टेज के नाम बताओ, अवधि बताओ। कुल 4 हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उनका अवधि और नाम। पहला इंद्रिय जनित गामक सर, हाँ उसका दूसरा नाम भी है संवेदी प्रेरक अवस्था हाँ और संविदा गामक। जन्म से 2 वर्ष तक का उसका अवधि सर। हाँ 2 नंबर का है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, हाँ उसका है 2 से 7 वर्ष तक का। हाँ और उसमें 2 प्रकार आते हैं सर, एक पूर्व वैचारिक अवस्था और दूसरा अंतर्दर्शी अवस्था। हाँ पूर्व वैचारिक अवस्था का कालावधि है 2 से 4 साल के तक, और अंतर्दर्शी अवस्था का वर्ष 4 से 7 वर्ष तक। हाँ और तीसरा है सर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि उसका कालावधि है 7 से 11 वर्ष तक का। हाँ और चौथा है औपचारिक अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसके अवधि है 11 से आगे, म्हणजे आगे के साल। आगे। म्हणजे प्रौढ़ावस्था तक। वेरी नाइस। मैंने आपको ये जीन पियाजे, उनकी अवस्था, उनका अवधि समझ में आ गया। तो ये जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का हमने सिद्धांत देखा था, इसका एजुकेशनल इम्पोर्टेंस या शैक्षणिक महत्व क्या है वो भी हमें देखना है। तो शैक्षिक विकास या शैक्षणिक महत्व जब हम देखते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि बालकों के अधिगमन के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। बराबर, उम्र के हिसाब से बच्चे जो स्टेज में है उस स्टेज के हिसाब से बच्चे को अधिगमन, यानी क्या? अधिगमन का वर्ड मैंने पहले बताया, देखो क्या देखा? सीखना सर, सीखना। यस, लर्निंग। हाँ, लर्निंग, सीखना। हाँ। तो बच्चे को सीखने के लिए उचित वातावरण तैयार करना है। बराबर, हमें स्कूल में वैसा लर्निंग जो एटमोस्फेयर है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसी तरह का होना है, तभी बच्चा पढ़ पाएगा। अगर स्कूल का वातावरण पढ़ाई का होगा तभी बच्चे पढ़ाई करेंगे। अगर स्कूल का वातावरण अगर खेल कूद का है तो बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे क्या? नहीं सर। हाँ, तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे के हिसाब से लर्निंग एटमॉस्फेयर या फिर लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। बराबर, इसीलिए जब हम स्कूल के क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों को आस्किंग क्वेश्चन पूछते हैं कहीं पर जो आपका जो ओल्ड ज्ञान है उसका वो चेक करने के लिए नए ज्ञान से जोड़ते हैं। तो इस वक्त बच्चे में कुछ ना कुछ चहल पहल होती है और बच्चे में सीखने का वातावरण क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए स्कूल में बच्चों को बार बार क्वेश्चन पूछना और स्कूल एक्टिविटी में उसको एंगेज रखना, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ का वातावरण वैसे क्रिएट हो जाता है। शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो तार्किक है ना, तार्किक क्षमता कैसे बढ़ाएंगे बच्चों में? बच्चों में तार्किक क्षमता यानी तार्किक यानी कौन सा हो गया? लॉजिकल। बराबर ना, लॉजिकल थिंकिंग ना, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल एबिलिटीज। तो कैसे बढ़ाएंगे हम? बोलो। आप शिक्षक हैं आप, तो उसका अगर बच्चे का अगर तार्किक क्षमता को बढ़ाना है तो क्या प्रयास करेंगे आप स्कूल में? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या करेंगे। क्या करेंगे? स्कीमा पर आधारित क्वेश्चन पूछ के हम्म एक आधी वस्तु दिखा के उसका कोड सर, हम जैसे कोड अनुकरण करने बोलते के हैं। लिए बोलेंगे। हा क्या? एखादी खोड देऊन त्याला सोडवण्यास सांगणे. हाँ, कोड 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 सोडवायला सांगायचं. कोड कोड हाँ, हाँ यस यस। जैसे कि ना वो बुद्धिमत्ता में होता है, देखो लॉजिकल, हाँ ए बराबर सी, ए बी बराबर सी डी, और ये बराबर क्या है कि नहीं?
तो उस वक्त वो तार्किक लॉजिकल सिस्टम को बढ़ाएगा, एबिलिटीज को बढ़ाएगा। वेरी नाइस। बच्चों को गलती करने एवं उसके स्वयं सुधार करने का पर्याप्त अवसर होना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने गलती की तो उसको कौन सुधारेगा? बच्चा खुद सुधारेगा या फिर टीचर? हाँ, क्या बोले सर? सॉरी। बच्चे को गलती करने एवं उसे स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो उसको खुद को सुधार करने का मौका देना है कि नहीं देना है? देना है सर, देना है सर। क्यों देना है? हम क्योंकि वो पीछे तो स्वयं सुधार लेगा। सुधार लेगा। अगर हम बच्चों को बगैर सुधारने का मौका दिए डायरेक्ट कूटे तो हाँ अच्छा रहेगा। हाँ, नहीं सर। हाँ क्या रहेगा फिर? तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा सर, सबसे वो महत्व वैसे का ही। है कि बच्चे में अगर सुधारना है तो उसे एक मौका देना है, अवसर प्राप्त कराना है, तभी तो वो सुधर जाएगा। गलतियों को दोहरा दो। गलती करना अच्छी होती है और वो अच्छा, जब बच्चा गलती करता है तो उसे सुधारने का अवसर हमें पर्याप्त करके देना जरूरी है। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यावहारिक शिक्षा पर बल देना है। कौन सी शिक्षा पर बल देना है टीचरों को? प्रयोगात्मक हाँ, और प्रयोगात्मक और व्यावहारिक। हाँ, प्रयोगात्मक मतलब एक्सपेरिमेंटल ना, हाँ एक्सपेरिमेंटल सर। और व्यावहारिक यानी जो अभी के लाइफ में, डेली लाइफ में चल रहे हैं, किस तरह से हाँ करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो इसके बारे में उसको क्या करना है, समझाना है, देना है, उस पर बल करना है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो बच्चों को धीरे धीरे उनके संज्ञानात्मक का जो कवरेज है वो उसको बढ़ाना है। शिक्षक को बालक की समस्याओं का निदान करना चाहिए। बालक की जो समस्या है उनका निदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ सर, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित हाँ शिक्षा में क्या क्या चीजें आती है उसमें? बाल केंद्रित यानी स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन। हाँ, तो किसको अहमियत रहेगी, बच्चे को रहेगी कि टीचर को रहेगी? बच्चों को। हाँ, तो उस पर बल देना है कि नहीं देना है? हाँ सर, देना चाहिए। हाँ। देना है सर। अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर तब उसे शिक्षित करने हेतु योजना बनानी है। उसको क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता है, कितना अंडरस्टैंड होता है, कितना नहीं होता है, ये सबसे पहले हमें टीचरों को देखना है। फिर उसके बाद हर एक बच्चे के हिसाब से उसका प्रयोजन करना है, योजना बनाना है, पढ़ाने की दिशा को तय करना है। शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए। यह प्रतियोगिता नवीन सोच एवं नवीन विचारों को जन्म देती है। वाद विवाद में हर एक चीज वो निकल कर आती है, उभर कर आती है, जो तुम नहीं सोच सकते वो भी वहां पर सोच सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे की सोच को हम बढ़ावा देंगे, है कि नहीं? और बढ़ावा देने सोच को, उसके एबिलिटीज को, उसके थिंकिंग पावर को, जो चीजें बढ़ावा देगी वो चीज हमारे स्कूलों में करनी चाहिए। फिर ऐसे कंपटीशन, प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, वो हमारे स्कूल में लेना है। बच्चा सोचता कैसे है, तर्क कैसे करता है, वगैरह वगैरह चीजों को यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोहराएंगे। क्या करेंगे? दोहराएंगे। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया शैक्षिक महत्व। तो जिस तरह से अभी हमने कौन सा विकास देखा, अभी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखा, उसी तरह से जीन पियाजे का नैतिक विकास का भी सिद्धांत है। ये सिर्फ समझ लो, इसको क्या करना है, समझना है, ज्यादा खींचतान लेना नहीं है। ये आएगा ऐसे नहीं होता, आता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि जीन पियाजे के और कितने थ्योरीज हैं। तो उसमें दूसरा थ्योरीज है नैतिक विकास। कैसा विकास है? नैतिक। जीन पियाजे ने कैसा विकास किया बच्चे का? नैतिक विकास किया। अब ये जो नैतिक विकास है, इसके बारे में जीन पियाजे नैतिक अवस्थाओं के कितने प्रकार बताता है?
दो दो। प्रकार की। दो। हाँ, एक है प्रायत नैतिक अवस्था जो 2 से 8 वर्ष की है, और दूसरी है स्थायित्व नैतिकता की अवस्था 9 से 11 वर्ष। सिर्फ समझ लो, दिमाग के ऊपर में से जाने मत दो, सिर्फ समझ लो, इसको सब समझना है। समझना है यानी जितना समझ में आ रहा है उतना ले लो, ज्यादा मत ले लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है? उनके 4 चार स्टेजेस, अवस्था। यार 4 अवस्था। कौन सी? संज्ञानात्मक अवस्था, बराबर। नैतिक अवस्था है कि महत्वपूर्ण? नहीं, सिर्फ देख रहे हैं। इफ अगर आती है तो वो भी हमें पता होना है, इसीलिए। तो जीन पियाजे के नैतिक विकास में 2 स्तर हैं, परायत नैतिकता की अवस्था 2 से 8 और स्थायित्व नैतिकता अवस्था 9 से 9 से 11। 8। जब 2 से यानी परायत नैतिक की अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था का उद्भव बालकों में असमान अंतर क्रिया से होता है। इस काल में बच्चों में नैतिक नियम निरपेक्ष अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें अपरिवर्तनीय प्रवृत्तियां होती हैं जो बदलती हैं, नहीं बदलती हैं, हाँ, वो वाली समझ लो, खाली इसको, ज्यादा नहीं है। तो इस काल में यानी स्थायित्व नैतिकता की अवस्था 9 से 11, इस काल में नैतिकता बच्चों के समकक्ष अर्थात मित्रों के बीच के संबंधों से विकसित होती है। बच्चों में सोचने की प्रवृत्ति होती है, नियम एवं कानून लोगों द्वारा निर्मित किए गए हैं, ये उसे मालूम है। और उसके अन्य सिद्धांत हैं, एक है जीन पियाजे के जिसमें निर्माण और खोज का सिद्धांत और कार्य क्रिया का अर्जन। सिर्फ इसको ये मिटा के ले लो, क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम खत्म। अन्य है उनके जीन पियाजे के, उनमें निर्माण और खोज का सिद्धांत है और क्रिया कार्य क्रिया अर्जन का सिद्धांत है। ओके, तो आज हमने जीन पियाजे को समझा और उनकी 4 अवस्थाओं को पढ़ा, और जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया। इफ अगर समझ में नहीं आया तो भी ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसको दोबारा देख कर लो, तो वो भी आपके समझ में